प्यारे छात्रों, कल आपको जीवन की इकाई कोशिका नाम के चैप्टर समाप्त हुआ। आज अगला चैप्टर जो जैविक अणु करके है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये पूरा जो जीव मंडल है, इस जीव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं, जिनका अपना अपना जीव तंत्र होता है, जो अजैविक परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। जीव तंत्र के अनेक जटिल जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह से मिलकर बने होते हैं। हमारे भोजन का मुख्य अवयव प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, जो आपस में इंटरैक्शन करके जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरल अणु जैसे विटामिन, खनिज, लवण, ये भी जीवों के कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम रासायनिक संगठन की दृष्टि से देखें तो उसमें 3 क्रमिक स्तर हमें मिलेंगे। पहला सब एटॉमिक लेवल, जिसमें बहुत से सूक्ष्म स्थायी मौलिक कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं। दूसरा एटॉमिक लेवल, एटम के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है, जिसमें उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं। तीसरा मॉलिक्यूलर लेवल, जो पदार्थ का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, वो मॉलिक्यूलर लेवल ही है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग करने से मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। समान परमाणुओं के जुड़ने से तत्व बनता है, और असमान परमाणुओं के जुड़ने से यौगिक बनते हैं। अब अगर हम 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग जब करते हैं, तो जो अणु बनते हैं, उनमें संयोग करते समय विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंध बनते हैं, और वो बंध
भी आपने उसमें केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये बंध मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक विद्युत संयोजी बंध और दूसरे सहसंयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंधों में आपने पढ़ा होगा कि जो अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, अर्थात जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है, और दूसरा तत्व जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, अर्थात जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसे दो तत्वों के परमाणुओं के बीच अधिक विद्युत धनात्मक तत्व द्वारा ऋणात्मक तत्व को इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और ऋणात्मक तत्व द्वारा अधिक विद्युत धनात्मक तत्व के से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है। फलस्वरूप इन दोनों तत्वों के परमाणुओं पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाने से उनके बीच वैद्युत बल कार्य करने लगता है। और ये वैद्युत बल की प्रकृति चूंकि उन पर आवेश विपरीत प्रकार का होता है, विजातीय आवेश होता है, और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए यहाँ एक आकर्षण बल कार्य करता है और उस आकर्षण बल के कारण, विद्युत आकर्षण बल के कारण, ये दोनों तत्वों के परमाणु परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे यौगिकों को हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl के अणु का बनना। दूसरा जो सहसंयोजी बंध है, वो जब दोनों ही ऐसे तत्वों के परमाणु हों जो विद्युत ऋणात्मक हों, मानी दोनों की ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ग्रहण करने की क्षमताएं हों, त्यागने की क्षमता किसी की भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे दो तत्वों के परमाणु परस्पर आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और साझेदारी के फलस्वरूप वे आपस में बंध जाते हैं। ऐसे बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जहाँ तक जीव जगत का सवाल है, जीवों में ये पदार्थ तो होता ही होता है, इसके अलावा उनमें विशेष रूप से ऊर्जा होती है। यानी पदार्थ और ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। और यही ऊर्जा जब जीव शरीर से निकल जाती है तो वो निर्जीव हो जाता है। ये ऊर्जा आती कहाँ से है, कहाँ से प्राप्त होती है जीवों को ऊर्जा? तो अगर इस पर देखें तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का भंडार तो है ही है, लेकिन इस पूरे विश्व के लिए, विश्व के प्राणियों के लिए वही ऊर्जा दे रहा है। ये ऊर्जा हरे पौधों द्वारा, हरे पौधों के अंदर मैंने बताया था हरापन क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। एक क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, रंगा पाई जाती है। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये जो क्रिया है पौधे के अंदर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो क्रिया है, ये क्रिया हरे पौधों द्वारा की जाती है और इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों के साथ परस्पर क्रिया करके ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसका समीकरण हो जाता है 6CO2 प्लस 12H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से हमने तीर का निशान ये लगा दिया है, आप सीधा लगाएं। सनलाइट को हम शो कर देते हैं H न्यू से, और इसके अलावा यहाँ क्लोरोफिल भी लिख दें। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बन जाता है C6H12O6 और इसके अलावा 6O2 ऑक्सीजन के अणु और 6H2 के अणु। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण है। इस समीकरण को आप नोट कर लें। अब जो सजीवों को जैव शक्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और तमाम तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो उनकी मात्रा कम होती है। विशेष रूप से मात्रा होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जीव द्रव्य में जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इनके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कोशिका ऊर्जावान होकर के शरीर का निर्माण करती है। हक्सले ने यहाँ तक कह दिया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो आप बताएंगे कि ये हक्सले का कथन है। अब बात आती है कि ये जैविक अणु क्या हैं। तो जीव पदार्थ जो है वो एक फ्लूइड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। इसमें जल सबसे ज़्यादा मात्रा में है और कुछ कार्बनिक यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं घुली हुई अवस्था में। ये जो कार्बनिक यौगिक जो पाए जाते हैं वो ही जैव अणु या जैविक अणु कहलाते हैं। यानी जीव पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों को ही जैविक अणु या जैव अणु कहते हैं। ये जैविक अणु विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। छोटे जैविक अणु
जो कम अणुभार वाले होते हैं और रासायनिक संरचना में भी सरल होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं, अमीनो अम्ल हैं, वसा हैं, लिपिड हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। ये सब माइक्रो बायोमोलिक्यूल या छोटे जैवाणु कहलाते हैं। जबकि ज़्यादा अणुभार वाले और बड़े आकार के जो अणु होते हैं, जो पॉलीमराइजेशन द्वारा बनते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, एमिनो एसिड्स का, तो ये प्रोटीन बनती है। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो भी बृहद अणु हैं। पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये भी बृहद अणु हैं। तो ये बृहद अणु और सूक्ष्म अणु दो हिसाब से इसको बांटा गया। अब इन अणुओं की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो पहला अणु आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसा नाम है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। जल में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक निश्चित अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, 2:1। यानी कार्बोहाइड्रेट शब्द में ही उसका छिपा हुआ अर्थ है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वही अनुपात होता है जो जल में पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य अवयव हैं, जो ऊतकों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं और विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से शर्करा के यौगिक कह सकते हैं, इसलिए इनको हम सैकराइड भी कहते हैं। अगर हम केमिकल हिसाब से, रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करें तो रासायनिक रूप से इसकी परिभाषा दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह जरूर पाया जाएगा। रासायनिक संगठन के आधार पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो कार्बन परमाणु हैं वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं और एक कार्बन, केवल मात्र एक कार्बन या उससे अधिक भी हो सकते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप के रूप में या तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है या वो कीटो ग्रुप। जब एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो उसको एल्डोज शर्करा कहते हैं, और अगर उसके अंदर कीटो ग्रुप मिलता है तो उसको हम कीटोज शर्करा कहते हैं। आरएनए और डीएनए जो कि आनुवंशिक पदार्थ हैं, उनमें पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, ये 5 कार्बन वाली शर्कराएँ हैं, इनको हम पेंटोज शर्कराएँ कहते हैं। जबकि इसके अलावा ग्लूकोज, ये एक हेक्सोज शर्करा है क्योंकि 6 कार्बन वाली है। तो इस आधार पर भी हम कार्बोहाइड्रेट को कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके अंदर कितना है, उसके आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो थे उनको हमने जिन्हें डाइसैकेराइड कहा। डाइसैकेराइड के अंतर्गत आप ध्यान रखें और नोट कर लें, डाइसैकेराइड में ये 3 आते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज
और माल्टोज, ये 3 जो हैं वो डाइसैकेराइड हैं। और विशेष रूप से डाइसैकेराइड जल अपघटन पर, डाई मीन्स होता है 2 मोनोसैकेराइड के अणु देता है, इसलिए उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। तीसरे टाइप के पॉलीसैकेराइड हैं, जो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर होते हैं और जल अपघटन पर जैसा नाम है वैसे ही बात, पॉली मानी बहुत से, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु दें, उनको हमने पॉलीसैकेराइड कहा है। जैसे विशेष रूप से जो सेल्यूलोज है या स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ये सब पॉलीसैकेराइड ही हैं। तो ये मैंने हल्का सा एक आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कल प्रोटीन के बारे में बात